Good morning to everyone. Welcome back to Professional Guide. In today's video, we are going to learn about how to make a HSC observation report. HSC observation report कैसे बनाते हैं वो हम लोग आज के क्लास में देखेंगे. HSC observation report. हर सेफ्टी ऑफिसर का ये सबसे पहला टास्क होता है. जैसे ही आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपका सबसे पहला टास्क होता है कि HSC ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनाना. जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये हमारा एक HSC ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट का फॉर्मेट है. इसी फॉर्मेट को मुझे समझना है और इसी के अकॉर्डिंग हमें कंपनी को रिपोर्ट करना है. ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे कंपनी का नेम है. तो कंपनी के नेम के जगह आपका जो भी कंपनी है, जैसे मान लीजिए कि लार्सन एंड ट्यूब्रो है ना, जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का यहाँ पर नेम दे देंगे. ठीक है, जैसे कि कलर चेंज करते हैं, इसका डेट रख दीजिए है ना, LNT कर दीजिए है ना, LNT कंपनी हो गया है ना. जो कंपनी अपना प्राइमरी जो कंपनी है उस कंपनी का यहाँ लोगो रहेगा. ठीक है, लोगो ऑफ LNT कंपनी, क्योंकि ये काम कौन संभाल रहा है, LNT कंपनी संभाल रहा है. ठीक है, इसके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, जो पार्टनर कंपनी है, वो भी उसका लोगो हम यहाँ पर लिखेंगे है ना. जैसे ज्वाइंट वेंचर में काम हो रहा है, दो कंपनी ज्वाइंट होकर के काम कर रहे हैं तो उस कंपनी का लोगो यहाँ लगाएंगे. ठीक है, बाकी प्रोजेक्ट नंबर में आप देंगे कि जो भी कंपनी है LNT कंपनी का ये जो GMCH प्रोजेक्ट चल रहा है ये कितने नंबर प्रोजेक्ट के लिस्ट में उसके आता है, वो अपना यहाँ पर नंबर दे देगा 2124 है ना, जो भी नंबर है. क्लाइंट कौन है, क्लाइंट मतलब इसका जो पेमेंट कौन कर रहा है, ये प्रोजेक्ट किसको मुझे हैंड ओवर करना है, बिहार गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना है. तो बिहार गवर्नमेंट है ना, तो बिहार गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना है इस प्रोजेक्ट को. ठीक है, फिर आपको देखिए इस प्रोजेक्ट का नाम, अब यहाँ पर इस फॉर्मेट में आपको प्रोजेक्ट का नाम रखना है. जैसे कि GMCH प्रोजेक्ट चल रहा है ना, GMCH हो गया. और आज के दिन आप इंस्पेक्शन के लिए निकले हुए हैं तो इस इंस्पेक्शन का डेट और टाइम भी देना होगा आपको है ना, कि किस डेट पे आप निकले हैं. आज का डेट आप दे दीजिए, जैसे जो भी एक रैंडम डेट उठा लीजिए. जैसे कि आज तो 3 जनवरी हो गया है ना, 25 है ना. डेट टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, टाइम आप दे दीजिए जैसे कि 10 AM है ना. रिपोर्ट नंबर, इस रिपोर्ट का नंबर क्या है, लगभग 6 नंबर है, 7 नंबर, 10 नंबर, जो भी है आप दे सकते हैं. कंसल्टेंट में इसका कि आप किसके थ्रू कंबाइन होकर के ये काम हो रहा है, कंसल्टेंट कौन है, आपको हेल्थ एंड सेफ्टी का कंसल्टेशन कौन देता है ना. एक होता है कि कोई भी थर्ड पार्टी लोग हायर करके कंसल्टेंट में रखते हैं कि आपको बाहरी कंसल्टेशन मिलता है, कि आपको क्वालिटी के लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए एक कंसल्टेंट टीम होता है जो कि हर एक मामले से आपको निपटने के लिए जो भी गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट होता है वो आपको बताता है. तो जो भी कंसल्टेंट होगा, कंसल्टेंट का नाम दे सकते हैं. जैसे कि आप देखिए भारत सेफ्टी अकादमी, ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ये संभाल रहा है. मेन कॉन्ट्रैक्टर कौन है हमारा, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है और सब कॉन्ट्रैक्टर, LNT जो है हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि दोनों तरफ हमारा लोगो लगा हुआ है. कैसे समझ में आएगा मेन कौन है और सब कॉन्ट्रैक्टर कौन है. ठीक है, तो मेन कॉन्ट्रैक्टर कंपनी लोगो, ठीक है, मेन कॉन्ट्रैक्टर जिसको हम हायर कर रहे हैं उसका वहां पर आप यहाँ पर उसका नाम लिख दीजिएगा. ठीक है, मेन कॉन्ट्रैक्टर का नाम LNT कर दीजिए. ठीक है, यही है. इंस्पेक्टेड बाय, कौन इंस्पेक्ट कर रहा है, तो मान लीजिए जो भी है मिस्टर इमरान जाकर के इंस्पेक्ट कर रहा है ना, मिस्टर राशिद कर रहे हैं, मिस्टर फलाना जो भी है ना, वो अपना नाम लिखेंगे. अकम्पनीड बाय, किसके साथ जा रहे हैं, अकेले तो जाके इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, किसी न किसी टीम के साथ जाना होगा है ना. हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के साथ जाइए या फिर आपको प्लम्बिंग इलेक्ट्रिशियन या किसी के साथ आप जा रहे हैं, HSC सुपरवाइजर के साथ जा रहे हैं, HSC एडवाइजर के साथ जा रहे हैं, किसी के साथ जा रहा है, आप उसका नेम लिख दीजिएगा. ठीक है, अब सेफ्टी ऑफिसर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ा ये है कि ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं 1 से लेकर के 15 पॉइंट, ये आपको समझना है कि आपको इसी में काम करना है. ये जो प्रैक्टिकल है वो इसी पे आपका नॉलेज टेस्ट होगा कि वर्क प्रैक्टिस, ये 15 एरिया आपको कवर करना है. 15 एरिया पे आपको काम करना है. ये डेली का हो गया, यानी कि स्टार्ट
एक्टिंग आप सेफ्टी ऑफिसर से कीजिएगा तो आपको पहले यही एरिया संभालना है। जैसे वर्क प्रैक्टिस, काम करने के तौर तरीका यहाँ कैसा है, पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है, निगेटिव है, सेफ्टी को लोग प्रायोरिटी देता है कि नहीं देता है, ये ऐसा ही बिना सेफ्टी का काम चल रहा है, बिना पीपी के काम चल रहा है। जैसे छावनी ओवर ब्रिज का देख लीजिए, वहां का सीन सिनारियो देख के क्या लगता है, कोई सेफ्टी का रूल, कोई वर्क प्रैक्टिस है? वर्क प्रैक्टिस कैसा है कि एकदम नेगेटिव वर्क कल्चर है ना। तो नेगेटिव वर्क कल्चर है तो इसको भी देखना है, उसको भी रिपोर्ट करना है। नंबर 2 है हेल्थ एंड वेलफेयर, क्या कंपनी बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, वर्कर्स के हेल्थ पे ध्यान देता है ना, फर्स्ट एड अरेंजमेंट कराता है कि नहीं कराता है ना, टॉयलेट की फैसिलिटी है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है कि नहीं, चेंजिंग रूम है कि नहीं, क्लीन प्लेस टू ईट एंड ड्रिंक है कि नहीं, है ना। ये जो बेसिक नीड होता है एक इंसान के लिए, वो सारे फैसिलिटी प्रोवाइड कराना हर कंपनी का दायित्व होता है। फर्स्ट एड प्रोवाइड करा रहा है कि नहीं, है ना। वर्क प्रैक्टिस हो गया, हेल्थ एंड वेलफेयर समझ गए। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड यानी कि इमीडिएट मेडिकल सपोर्ट, क्या होता है, इमीडिएट मेडिकल सपोर्ट बिफोर सेंडिंग द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल भेजने से पहले जो इमीडिएट मेडिकल सपोर्ट देते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि वहां साइट पे आपको एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको सर्च करना है कि फर्स्ट एड अरेंजमेंट है कि नहीं, है ना, ताकि किसी को चोट खरोच लगे या किसी भी तरह का दुर्घटना हो तो पहले हम उसको फर्स्ट एड दे करके, उसका ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग को रोका जा सके, बैंडेज वैंडेज करके तब हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, है ना। फायर प्रिकॉशंस वहां पे है कि नहीं, जैसे कि फायर अलार्म हो गया, स्मोक डिटेक्टर हो गया, है ना, फायर एक्सटिंग्विशर हो गए, होज रील हो गए, यानी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट वो सब वहां लैस है कि नहीं उस वर्क प्लेस पे, वो चीज भी आपको देखना है। हाउस कीपिंग, साफ सफाई की मामला जो है, सबसे ज्यादा तो आग का दुर्घटना हाउस कीपिंग की वजह से ही लगता है। गंदगी रहता है, आपको कागज है, प्लास्टिक है, टायर है, वहीं पर सिगरेट पी करके फेंक देगा, सब आग पकड़ लेगा, है ना। तो हाउस कीपिंग से बहुत तरह की दुर्घटना भी होता है, बायोलॉजिकल हैजार्ड भी होते हैं और आपको फायर हैजार्ड भी होता है ना। पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वर्कर्स लोग पहने हुए हैं कि नहीं, जो आप देख रहे हैं ऊपर फोटो में, है ना, वो सारा चीज जो है वर्कर्स को पहने हुए होना चाहिए। काम कर रहे हैं तो पीपीई पहने हुए हैं कि नहीं पहने हुए हैं, ये सारे चीज को चेक करना है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जहाँ पे हो रहा है, बिजली से चलने वाली जो भी मशीन है, जो भी आपको टूल्स और इक्विपमेंट्स बिजली से चलते हैं, उसका टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करना है, इंजीनियरिंग कंट्रोल पे ध्यान देना है ना, वायरिंग वगैरह चेक करना है, कहीं शॉर्ट सर्किट तो लगने का संभावना नहीं है ना। तो इसका कोई भी यूज से पहले उसका इंस्पेक्शन करना है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट को चेक करना है कि प्लांट सही ढंग से पूरा वेल मेंटेन है कि नहीं, वहां पर पूरा फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट रखा हुआ है कि नहीं, है ना, सारे लोग पीपीई से काम कर के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वहां पर भी एक सेफ्टी ऑफिसर डिप्यूटेड होना चाहिए, तो देखिए कि काम हो रहा है, मैकेनिकल काम हो रहा है, ज्यादा हजार्ड वहां पर प्लांट में भी रहता है ना, तो वहां पर आपको मॉनिटर करना है, उधर का भी ऑब्जर्वेशन लेना है। एक्सेस एंड इग्रेस, आने और जाने के रास्ते कठिन तो नहीं है, कठिन होंगे या फिर ऐसे ही बांस रखा हुआ है, पटरा रखा हुआ है, तो उस पे आप त्रप के जाते हैं, फांद के जाते हैं, है ना, यही सिस्टम है। जैसे यहाँ पर भी था ना हम लोग का, बस ऐसे ही पाइप रख के पटरा रख दिया था, लोग जो लकड़ी का चाली नहीं होता है उसको रख करके आने जाने का, तो इस तरह के एक्सेस एग्रेस नहीं देना है आपको, एकदम एक स्टेबल एक्सेस एग्रेस देना है कि कोई भी आसानी से सेफली आए और सेफली जाए, है ना। तो ये चीज भी इंश्योर कौन करेगा, सेफ्टी ऑफिसर ही करवाएगा। जहां सेफ्टी ऑफिसर है ये सारे चीज रहेंगे, जहां नहीं रहेगा वही सब सिस्टम देखने को मिलेगा। वर्क एट हाइट एक्टिविटी, अगर ऊंचाई पे काम हो रहा है तो वो भी देखना है कि सेफ्टी बेल्ट लगा हुआ है कि नहीं, फुल बॉडी हार्नेस पहने हैं कि नहीं, डबल लिनियर सेफ्टी बेल्ट है कि नहीं, वर्किंग प्लेटफॉर्म स्टेबल है कि नहीं, इसका फोल्डिंग है कि ना, है ना, ये सारे चीज को देखना है और उसको लागू कराना है। साइनेज एंड नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ होना चाहिए जो भी सुरक्षा के नियम है, साइनेज लगे रहना चाहिए, वर्क एट हाइट एक्टिविटी गोइंग ऑन, है ना, मेंटेन सेफ डिस्टेंस, ऐसे करके खतरा खतरनाक जो भी चीज है इस तरह का आपको साइनेज और नोटिस बोर्ड देना है। हजार्डस सब्सटेंस, जहां भी कोई खतरनाक आइटम मटेरियल्स रखा हुआ है वहां पर एक आपको नोटिस बोर्ड वहां भी लगाना है। और हजार्डस सब्सटेंस लाइक जैसे डीजल, पेट्रोल, इथेनॉल, थिनर, है ना, केमिकल पेंट्स, ये सब जितने भी होते हैं वो क्या है, हजार्डस सब्सटेंस है। इसको अच्छे फायर रेजिस्टेंस लॉकर में रखना चाहिए,
या स्टोर रूम में एक ही साथ जहां फ्लेमेबल आइटम्स है और एक ही साथ जो है हीट एक साथ नहीं होना चाहिए, है ना। उसके आसपास कोई भी हॉट वर्क नहीं किया जाएगा। हॉट वर्क होगा उसमें आग पकड़ेगा, ठीक है, वो उसको भी देखना है। कोई भी काम बिना परमिट सिस्टम के नहीं होने देना है। अगर परमिट नहीं है तो काम नहीं होगा। परमिट सिस्टम पर भी ध्यान देना है। परमिट पढ़े हैं ना आप लोग? कितने तरह के परमिट होते हैं? जनरली 3 तरह के होते हैं, हॉट वर्क, कोल्ड वर्क और IS5 परमिट। और उसके बाद एक्टिविटी वाइज जब 7 और 8 9 10 जितना एक्टिविटी होगा उतना वर्क परमिट पहुंचा जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग्स पर भी ध्यान देना है कि सेफ्टी ऑफिसर, इट इज योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ऑल द एम्प्लॉइज, है ना। आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रेनिंग सबको प्रोवाइड कराएंगे। जितने भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग रिकॉर्ड आपको रखना है, यही आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको बचाएगा। अगर दुर्घटना हो गया तो आप अपने पक्ष में क्या सबूत पेश कीजिएगा कि हमने इसको तो ट्रेनिंग दिया था। अगर ट्रेनिंग का सिग्नेचर में अटेंडेंस शीट नहीं रखे हुए हैं, फोटो वीडियो जो भी है, आप अटेंडेंस सबसे बड़ा चीज होता है, पेपर वो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इससे क्या होगा, कॉम्पिटेंट स्टाफ भी कॉम्पिटेंट बनते हैं और वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट इंसिडेंट भी नहीं होता है, ठीक है। फिर है कि इन्वायरमेंट को देखना है। अभी आप लोग पढ़े हैं इन्वायरमेंटल हजार्ड। इन्वायरमेंट में कौन कौन से हजार्ड्स होते हैं उसको भी मॉनिटर करना है, देखना है और उसके रोकथाम के उपाय को फॉलो अप करना है, ठीक ना। और सेफ्टी के नियम जो कानून होता है, लेजिस्लेशन है, प्रोटोकॉल है, उसको फुलफिल करना है, ठीक है। अब देखिए ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट का नीचे का जो फॉर्मेट होता है, साइट पे जब आप जाएंगे तो इसी तरह से बॉक्स बना रहेगा हजार्ड का ऑब्जर्वेशन और कैटेगरी। जैसे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ हजार्ड में आप क्या लिखेंगे, जो भी आपने फोटोग्राफ्स लिया है। जैसे इस फोटो में आपको दिख रहा है कि वाटर फिल्टर डैमेज है ना। ये फिल्टर देख रहे हैं काफी गंदा है और डैमेज है, ठीक ना। तो इसमें उसको फोटो लगाएंगे, फोटो लगा करके वहां क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वाटर फिल्टर के बारे में वो डिटेल आपको देना है। जैसे कि ऑब्जर्व वाटर फिल्टर डैमेज, ये पाया गया कि वाटर फिल्टर जो है डैमेज कंडीशन में है, नीड एन इमीडिएट रिप्लेसमेंट टू इंश्योर वाटर सेफ्टी। इसको इमीडिएटली रिप्लेसमेंट देना है, इसलिए क्योंकि पानी से कंप्रोमाइज तो हो नहीं सकता है ना। बेसिक जो नीड होते हैं, पानी हो गया, आपको टॉयलेट फैसिलिटी हो गया, ये सारी चीज से कॉम्प्रोमाइज होगा नहीं होगा। तो इसके लिए आपको इमीडिएट, इसमें ज्यादा टाइम हम नहीं दे सकते हैं कि इसको इस काम को 10 दिन में कंप्लीट कीजिए, 5 दिन में कीजिए, 4 दिन में कीजिए। इसको इमीडिएट रिप्लेसमेंट चाहिए, है ना। हालांकि स्पेयर पार्ट में ये रहता है स्टोर रूम में, इसको कहीं परचेज करने की भी जरूरत नहीं है कि ताकि परचेज का रिक्वेजिशन भेजेंगे 1 महीना में 10 दिन में सामान आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बल्क में इसको स्टॉक में रखा जाता है। इसमें है रिस्क रेटिंग। आप इस क्या रिस्क को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाई है, मीडियम है, लो है ना। हालांकि वाटर फिल्टर अगर इसमें नहीं है तो इससे तो तुरंत किसी की जान नहीं जाने वाली है, या बहुत मेजर इंजरी नहीं होने वाला है पानी की कमी से या फिल्टर के डैमेज से, है ना। हाँ, लेकिन यही कंटिन्यूअसली 2 महीना 1 महीना तक छोड़ दिया जाएगा तो फिर वर्कर्स को बीमारी हो जाएगा, गंदा पानी पिएंगे, है ना। तो क्या एक्शन रिक्वायर्ड है, एक्शन आप क्या रिक्वायर्ड यानी कौन सा हरकत करने की जरूरत है अभी इसको तुरंत। रिप्लेस द वाटर फिल्टर ऑन मंथली वंस, है ना, मंथली वंस एंड प्रोवाइड फिल्टर्स इंस्पेक्शन टैग। कह रहा है कि कम से कम वाटर फिल्टर का इंस्पेक्शन कीजिए। वाटर फिल्टर का हालात देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि इसको तो 2-3 महीना से कोई इसको बदला नहीं है, चेंज नहीं किया गया है। तो इसमें आप अपना क्या सजेशन देंगे, क्या एडवाइस देंगे एज ए सेफ्टी ऑफिसर। हाँ, रिप्लेस द वाटर फिल्टर ऑन मंथली वंस और प्रोवाइड फिल्टर इंस्पेक्शन टैग। जब फिल्टर का इंस्पेक्शन आपने किया, क्योंकि उसको रोज रोज तो चेंज नहीं ना किया जाएगा, सप्ताह में वीकली आप उसको इंस्पेक्शन कीजिए। वीकली इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो इंस्पेक्शन का टैग मारिए ताकि समझ में आए सेफ्टी वालों को कि इंस्पेक्शन हुआ है ना। या कोई भी अथॉरिटी को समझ में आए कि यहाँ पर इसका इंस्पेक्शन भी होता है ना। तो उस तरह से समझ में आपको आएगा। और रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है उसका नाम दे देना पड़ेगा, भाई इसको कराएगा कौन, तो किसको किया जाए, प्लम्बर को दे दीजिए, है ना। प्लम्बर जो है या फिर आपको साइट सुपरवाइजर है। हालांकि होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल इन सारे अरेंजमेंट का कौन होता है, साइट सुपरवाइजर, है ना। उसको भी रिस्पॉन्सिबल हम लोग बना सकते हैं। फिर इस दूसरे फोटो में आप देख रहे हैं
कि जैसे कूलर्स जो रखा हुआ है काम नहीं कर रहा हुआ है, कई दिन से सूखा पड़ा हुआ है, देख रहे हैं। अगर हाई स्ट्रेस है, हीट स्ट्रेस है, रेडिएशन है, वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको हम ठंडा पानी नहीं देंगे तो वो फेंट कर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, है ना। उनको हो सकता है गर्मी से ऐसा हीट स्ट्रेस से इंसान की मौत भी हो जाती है, ठीक है। उनको गर्म पानी हम लोग नहीं देंगे। हो सकता है कि जहाँ पे 50-55 डिग्री टेम्परेचर है, तो 55 डिग्री टेम्परेचर पानी का टेम्परेचर भी तो खोलता हुआ रहेगा ना। अब एक इंसान हारा थका हुआ प्यासा हुआ, उसको आप 55 डिग्री टेम्परेचर का पानी दीजिएगा पीने के लिए? उसको तो ठंडा पानी देना पड़ेगा। गल्फ कंट्री में तो बहुत हीट होता है, ठीक है। या फिर कहीं भी वर्क प्लेस पे जाइए तो काफी ऐसे ही पानी रखिएगा तो लगेगा उबला हुआ है, धूप में रख दीजिए तो इसीलिए वाटर कूलर्स आर नॉट वर्किंग। वाटर कूलर जो है काम नहीं कर रहा है। नो कूल वाटर अवेलेबल फॉर वर्कर्स एट साइड, है ना। ये इसमें खतरा जो है हाई है। रिस्क मैट्रिक्स आप लोग सीखेंगे, जो नए स्टूडेंट हैं उनको दिखाया जाएगा कि रिस्क मैट्रिक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पर एक पूरा क्लास है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑब्जर्व किया जाता है। हाई में इसमें ऑब्जर्व है कि इसमें जो है नहीं देंगे तो एक दिन में वर्कर्स का मौत तो नहीं, लेकिन फेंट कर जाएंगे और कोलैप्स कर सकते हैं, है ना, दिक्कत हो जाएगा। आपका एक्शन क्या रिकमेंड करते हैं, आप क्या एक्शन इसमें लेना चाहते हैं? प्रोवाइड कूल वाटर फॉर वर्कर्स एंड इम्प्रूव वेलफेयर फैसिलिटी, यानी कि वेलफेयर फैसिलिटी वहां पर बिल्कुल भी नहीं मेंटेन किया जा रहा है, तो आप उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि कूल वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड कराइए और वेलफेयर फैसिलिटी को मेंटेन कीजिए। और रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम आपको देना पड़ता है, ठीक है। ये कौन करवाएगा? आप दे सकते हैं, जो भी है साइट सुपरवाइजर, है ना। साइट सुपरवाइजर का हम नाम दे दिए, ठीक है, उसका पोजीशन लिख दिए। अब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही आदमी होगा, ठीक है। इतना क्लियर है? आइए पेज 2 के बारे में बात करते हैं, है ना। सर तो उसमें कुछ लिखना नहीं है, किसमें लिखना है? सुपरवाइजर हाँ, सिर्फ साइट सुपरवाइजर। अब साइट सुपरवाइजर के अंडर में जो लोग आते होंगे, प्लम्बर आता है, हमारा काम थोड़ी है कि हम प्लम्बर से इलेक्ट्रिशियन से बुला बुला करके भाई सामान खरीदो फिल्टर खरीदो। हम तो एक एडवाइजरी पड़ी है ना, हमको एडवाइस किए। वहां का रिस्पॉन्सिबल पर्सन साइट सुपरवाइजर हो गया। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे अरेंजमेंट करवाएगा और कैसे मंगाएगा, है ना। है रेटिंग में रिस्क रेटिंग आप पढ़ेंगे, अभी बिना पढ़े नहीं समझ में आएगा आपको। एक सप्ताह भी अब इसके बाद क्लास लेंगे, इसमें बहुत अच्छा से हम लोग हायरार्की ऑफ कंट्रोल पढ़ेंगे, रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिस्क मैट्रिक्स क्या होता है, वो सब आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। इसमें तो दिला गया ना, 4 नंबर दिलाया हुआ है। 4 मैंने हाई है। पानी नहीं मिलेगा तो एक दिन में दिन भर की बिना पानी दिए वर्कर से काम करवा लीजिएगा? नहीं ना, पता चलेगा शाम तक हॉस्पिटल में सब पहुंच जाएगा। हाई है ना, तो इसीलिए हाई दिया गया है। आपका एक्शन क्या रहेगा? आप रिकमेंड कर दिए कि भाई कूल वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करा सबको, अपने यहाँ के वेलफेयर फैसिलिटी को सुधारो, ठीक है। इसको रिप्लेस करना है तो इस सब इसको भी इमीडिएटली होना चाहिए, है ना। हमको पेज 2 एंटर करना है। अब आइए देखते हैं पेज 2 में। ये इसमें भी दिख रहा है कि 3 नंबर क्या है एक्शन। बहुत सारे एक्टिविटीज वाइज है ना, बहुत सारे एक्टिविटीज है। और इसी तरह से आपको लिखना है, रिस्क मैट्रिक्स को देना है। जैसे अनसेफ वर्क प्रैक्टिस बाय वर्कर्स एट वर्क प्लेस, ये वर्क एट हाइट पे काम कर रहा है ना। वर्क एट हाइट पे काम करने के बाद जो है इनको क्या दिखने को मिल रहा है आप लोगों को, कि ये ऐसे ही देसी जुगाड़ करके स्टूल लगा करके ये यहाँ पे काम कर रहा है, दिख रहा है ना। वर्क प्लेस प्रैक्टिस कैसा है, स्टूल पे रख करके वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हैं, गिरेंगे। हालांकि वर्क एट हाइट एक्टिविटी 6 फीट से जैसे ऊपर बढ़ेंगे, यानी 6 फीट पे आते ही हमारा सेफ्टी का कानून शुरू हो जाता है वर्क एट हाइट का, है ना। तो वहां पे आपको स्टेबल वर्किंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना है ना। जिसके पास कोई पीपीई नहीं दिख रहा है ना। तो इस तरह का हजार्ड क्या हो सकता है, आप 1 2 3 4 5 1 से लेकर के 5 तक हम लोग देते हैं, है ना। 5 बहुत ज्यादा होता है, 3 बहुत ज्यादा होता है ना। ये तो समझिए कैटास्ट्रोफिक डेथ वगैरह फेटल वेटल इसमें पॉसिबल हो, है ना, मेजर इंजुरीज पॉसिबल हो तो 4 और 5 देते हैं, है ना। बाकी जो है 3 ये उसमें हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं, कंट्रोल में आ सकता है इसको। ये 3 4 5 को हमें लेके आना पड़ता है
1 2 पे लेके आइए, है ना। 1 पे तो कोई खास एक्शन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, 2 में थोड़ा बहुत एक्शन लेना है, 3 में तो एक्शन एकदम लेना पड़ेगा। 3 4 5 जब आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो एक्शन लेना पड़ता है। आप 3 दीजिए, क्योंकि गिरेगा तो पैर हाथ तो टूटेगा ही, और वहां पे टूल्स वगैरह भी यहाँ दिख रहा है, सब रखा हुआ है ना। गिरने से हो सकता है उसके बॉडी में टीयर्स हो जाए, चुभ जाए, फट जाए, है ना, स्किन का इंजरी हो सकता है। तो जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर 4 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, जो भी है ना। प्रोवाइड ट्रेनिंग और डिपेंड करता है, रिस्क रेटिंग आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आपके नॉलेज और आपके मेरिट पे डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जर्वेशन, आपका परसेप्शन स्किल कितना स्ट्रांग है, उसमें आप कितना डूबे हुए हैं, मजे हुए हैं कि आप उसको रेटिंग दे रहे हैं। ऐसे ही आंख बंद करके रेटिंग नहीं दे सकते आप, है ना। तो इसका आपका रिक्वायर्ड एक्शन क्या है? रिक्वायर्ड एक्शन में क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स अबाउट सेफ वर्क मेथड एंड अप्रेसिव मशीन। जो भी कटने घटने वाले मशीन होते हैं, जिसमें आपको हो सकता है कि कट इंजरी हो जाए, है ना, और सेफ वर्क प्रैक्टिस के बारे में लोगों को समझाना है। ये कौन देगा? तो एचएससी ट्रेनर को दे दिया जाए। किसको दे दिया जाए? एचएससी ट्रेनर, है ना, सेफ्टी ट्रेनर इसको प्रोवाइड कराएगा। अनसेफ वर्क प्रैक्टिस वाइल वर्किंग टाइल्स कटिंग मशीन, है ना। टाइल्स कटिंग कैसे कर रहा है? बैठने का भी उसके पास जगह नहीं है ना, ऐसे ही झुका हुआ है, इसको एर्गोनॉमिकल हजार्ड होगा, कमर का पेन होगा, है ना, बड़ी ऑकवर्ड बॉडी पोस्चर में काम कर रहा है, कोई पीपी नहीं है, क्योंकि टाइल्स कटिंग के साथ साथ इसको जो टाइल्स का डस्ट पार्टिकल है, स्टोन्स वगैरह सब उसके रिस्पायरेटरी सिस्टम को डैमेज करेंगे, श्वसन संबंधी समस्या उसका हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजों को ट्रेनिंग कौन देगा? एचएससी ट्रेनर उसको ट्रेनिंग देगा, है ना। उसी तरह क्लास में बिठा करके उसको समझाया जाएगा, ठीक ना। फिर इसी तरह से है आपको नंबर 4 अनस्टेबल स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में जब आप देख रहे हैं कि कोई टॉप गार्ड रेल नहीं दिया गया है, टॉप गार्ड रेल, मिड गार्ड रेल, है ना, ये सब 3 गो होता है ना, तो ये तो कुछ नहीं प्रोवाइड कराया गया है इसमें, है ना, है, इसीलिए उस पर से आदमी गिरेगा, ठीक है। तो वो इसी तरह से ऑब्जर्वेशन आपको अपना लिखना है। आइए नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। वही चीज है, इसमें कुछ नहीं है। नंबर 3, ये 2 का ही पार्ट है। नंबर 3 को कैसे इसमें ऐसे यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। पेज नंबर 3 का जगह नहीं है। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि केस कौन सा ओपन है, कौन सा क्लोज है, ठीक ना। आप लोगों को दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 केस क्लोज ओपन है। डिस्क्रिप्शन ऑफ रिक्वायर्ड एक्शन 5 जो एक्शन मैंडेटरी तौर पे लेना था, और जैसे कि रिप्लेस द डैमेज वाटर फिल्टर, इसको इमीडिएट बेस पे क्लोज कर दिया गया, कर देगा ना, इस पर इमीडिएट बेस पे इसको क्या कर दिया गया? क्लोज कर दिया गया है। फिर प्रोवाइड कूल वाटर फॉर वर्कर्स एंड इंश्योर वेलफेयर फैसिलिटी, इसको किस डेट तक क्लोज करना था? एक टारगेट डेट फिक्स कर लीजिए, और उसको क्लोजिंग डेट किस दिन से इसको स्टार्ट किया गया, आज के डेट से स्टार्ट किया गया, 4 दिन दिए, 5 दिन दिए, है ना। उसको डेडलाइन दे देना है कि इतने दिन तक, इस तारीख तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर ऑब्जर्वेशन बन के जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। इसको भी क्लोज कर दिया गया है, यानी कि 3 केस क्लोज हो चुका है। ओपन कौन सा है? प्रोवाइड गार्ड रेल लैडर एंड सपोर्ट फॉर स्कैफोल्डिंग, इसमें परचेस करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो उसमें क्लोजिंग डेट भी आप उसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन आप डाल दीजिए 15 दिन 20 दिन का कम से कम डेट उसमें दे दीजिए, ताकि परचेज होके आएगा, इंस्टॉल होगा, है ना, लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, है। तो ओपन है, बार बार ओपन रहेगा। कितना कितना दिन तक ओपन इसको रहा दिया जा सकता है? प्रयास है ना कि कितने दिन तक नहीं, अगर कोई फॉलो अप करता है 6 मंथ्स तक, अगर आपका कोई नहीं सुनता है, तो निबोस के हिसाब से 6 महीना टाइम देता है। 6 महीने के बाद इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाता है ना। जो भी कंसर्न टीम है, संबंधित आदमी है, उसके ऊपर एक्शन ले लिया। हालांकि उतना 6 महीने तक तो काम थोड़ी डिटेन करते रहेंगे, है ना। उससे पहले आपको कराना है, सेफ्टी चढ़ा रहेगा आपके ऊपर, है ना। कोई भी उसका सब्स्टिट्यूट भी इंतजाम करके उसको क्लोज करके काम को सेफली ही करवाना है। क्लोज आउट, इसको क्लोज आउट कराने के लिए आपको देखिए, जो भी आदमी क्लोज आउट करा रहा है ना, नेम, डिजिग्नेशन, सिग्नेचर, उसका नाम होना चाहिए। चाहे साइट एचएससी ऑफिसर करवा रहा है, या फिर ये जाएगा एचएससी डिपार्टमेंट में, तो एचएससी मैनेजर अपना इसका साइन सिग्नेचर अपना करेगा,
रिव्यू करेगा एचएससी मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर या साइन सिग्नेचर करेगा, साइट सुपरवाइजर जो भी इसको क्लोज करवाया है, साइट सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सब परचेज करा के वो कर दिया, फिर यहाँ सेफ्टी का ऑफिसर जो भी है ऑब्जर्वेशन करने गया है उसका साइन होगा, डेट होगा, सिग्नेचर होगा, और फिर रिव्यू डेट। रिव्यू कौन करेगा? सेफ्टी मैनेजर रिव्यू करेगा, उसको फिर से देखेगा, अपना कमेंट लिखेगा और इसको क्लोज कर देगा। ये सिस्टम होता है ना। ऐसा नहीं है कि आपने से क्लोज कर दिए और खुद से ओपन कर दिए और जैसे मर्जी वैसे चला रहे हैं। नहीं, सिस्टम है, उसका पूरा रूल है, रूल में आपको चलना है, प्रोटोकॉल्स को फॉलो अप करना है ना। और जो कोई भी केस क्लोज है तो उसके ऊपर आपको एक्शन लेते रहना है। आ रही बात समझ में?